वेलकम टू स्टडी टू लर्न। सो पीटी 365 हम कवर कर रहे थे। पॉलिटी सेक्शन हमने उठाया था, तो उसके हमने 2 पार्ट कवर कर लिए हैं। उसमें हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं कंप्लीट कर लिए हैं, और आज के इस पार्ट में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे पॉलिटी। और इसमें सिर्फ वही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हम इसमें कवर करना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो यार नॉर्मल से जो टॉपिक्स हैं जो बेसिक हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होगी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होगी, तो ये सब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होगी, ये एनीवे आपको पॉलिटी आपकी लक्ष्मीकांत से पढ़ना ही है। तो उन चीज़ों को यहाँ डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जो हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ में जो कॉन्सेप्ट थोड़े से उनके हमें पता होने चाहिए, थोड़ी सी डिटेल में पता होना चाहिए। कौन सी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न है, कौन सी चीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं है, कौन सी चीज़ें रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट आरपी एक्ट 1951 में है, 50 में है। तो वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं, क्योंकि हमेशा वहाँ पे कन्फ्यूज़न होती है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं या सिंपल से टॉपिक्स हैं जो आप अच्छे से इजीली बिना प्रॉब्लम के कवर कर सकते हैं, वो यहाँ पे रिवाइज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कवर करेंगे। सो जो फर्स्ट आपका टॉपिक है, जो टॉपिक 4 है जो आपके पीटी 365 में, वो जुडिशरी के बारे में है। उसमें सबसे पहला टॉपिक जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में है। तो अब हमें पता होना चाहिए कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ये कहाँ पे रिटर्न है। इट इज़ नॉट रिटर्न इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कहाँ पे रिटर्न है? ये रिटर्न है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 क्या बोलता है कि भाई जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो 2 तरीके से लग सकते हैं। एक तो सिविल कंटेम्प्ट्स होते हैं, दूसरे क्रिमिनल कंटेम्प्ट्स होते हैं। अब सिविल कंटेम्प्ट्स क्या होते हैं? जिसमें कोई भी इंसान या कोई भी व्यक्ति जो है वो उसमें डिसओबे करता है। जब जुडिशरी के अगेंस्ट जाते हो, जब आप उनकी कही हुई बात सुनते नहीं हो तो डिसओबे करते हो, तो ये सिविल कंटेम्प्ट्स में आते हैं। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट्स कब आते हैं? जब स्कैंडलाइज करते हो, जब आप जुडिशरी की पोजीशन के बारे में काफ़ी नेगेटिव बोलते हो, तो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हो, या कोई सा भी इशू ऐसा क्रिएट करते हो जो जुडिशरी समझती है कि वो उनके जो वर्क है उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। सो ऑब्स्ट्रक्शन और स्कैंडलाइजेशन जो है ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आते हैं। अब थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में आगे। अब जो कंटेम्प्ट है, बेसिकली कंटेम्प्ट क्या है? कंटेम्प्ट होता है डिसओबेइंग कोर्ट ऑर्डर। जब आप कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानते हो उसको बोलते हैं कंटेम्प्ट। ये कब होता है? जब आप ब्रीच करते हो जो अंडरटेकिंग गिवन टू कोर्ट। तो जब भी आप कोई भी दी हुई इंस्ट्रक्शंस को अनफॉलो करते हो, अच्छे से उसको यूटिलाइज नहीं करते हो, जो चीज़ें बताई गई होती हैं उसको फॉलो नहीं करते हो, तो वो सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? कंटेम्प्ट में आती हैं। या कोई भी आप ऐसा काम करते हो जो जुडिशियल के इंटरफेरेंस करते हो, आप इंटरफेयर करते हो जुडिशियल की प्रोसीडिंग्स में, या कोई स्कैंडलाइज करते हो, ये सारे जो ऑप्शंस होते हैं ये आपके किस में आते हैं? कंटेम्प्ट में आते हैं। अब देखो एक प्रिंसिपल है, सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि मूल गांवकर प्रिंसिपल किसके रिलेटेड है? तो ये 1978 में था। इसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में बताया था। तो सिंपल सा आपको याद इतना ही रखना है कि मुलगांवकर प्रिंसिपल किसके रिलेटेड है? इट इज़ रिलेटेड टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। थोड़ा सा और देखते हैं। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की क्या पोजीशन है? देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो डिफाइंड नहीं है। इट डज नॉट डिफाइंड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये एक चीज़ क्लियर। दूसरा, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला, किस किस के लिए है? क्या सभी कोर्ट्स के लिए? नहीं, ये है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के लिए। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। देन आर्टिकल 129 जो बोलता है सुप्रीम कोर्ट कैन पनिश ऑफ इट्स कंटेम्प्ट, और आर्टिकल 215 बोलता है कि हाई कोर्ट कैन पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। तो आर्टिकल 129 और आर्टिकल 215 आपको याद रखना है। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में क्या बोलता है कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट इज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अब देखो आर्टिकल 19 में क्या है? फ्रीडम ऑफ आपको एक्सप्रेशन का है ना, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में कि आप बोल सकते हो, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन ये है कि आप कोर्ट के अगेंस्ट नहीं बोल सकते। मतलब कोर्ट आपको पनिश कर सकता है इसके अंडर, और आप इस चीज़ के लिए आप वायलेट नहीं कर सकते कि हमारा फंडामेंटल राइट जो है वो अंडर आर्टिकल 19 हमारा वायलेट हो रहा है, कि सुप्रीम कोर्ट जो है हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के खिलाफ जा रहा है। सो ये एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। तो इससे एक चीज़ और भी आप याद रख सकते हैं, जो फंडामेंटल राइट 19 है वो आपका एब्सोल्यूट राइट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। नेक्स्ट देखें, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो 1971 एक्ट जो है 1971, इसमें क्या है? इसने डिफाइन किया है कंटेम्प्ट को सिविल एज वेल एज क्रिमिनल, और ये एम्पावर करता है हाई कोर्ट्स को कि वो पनिश कर सकते हैं किसको? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को। सो डायरेक्टली नहीं दिया है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। हाँ, अगर आप किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट को लगता है कि उनका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है, वो हाई कोर्ट को बोलेगा, और हाई कोर्ट अपनी पावर यूज़ करते हुए सबऑर्डिनेट कोर्ट के लिए उस इंसान को पनिश करेगा। सो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है हाई कोर्ट्स के साथ साथ जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उन पे भी अप्लाई होता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ हाई कोर्ट।
अब पनिशमेंट कितनी हो सकती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर, ये सारी की सारी चीज़ें इस एक्ट के अंदर हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसके बारे में कुछ मेंशन नहीं है। 6 मंथ की जेल हो सकती है आपको, और साथ ही साथ में फ़ाइन भी हो सकता है 2000 रुपीज़ का। या तो 6 मंथ की जेल या तो फ़ाइन, या कई बार साथ में भी मतलब कि जेल के साथ साथ आपको फ़ाइन भी होता है। अभी कब एप्लीकेबल नहीं होता है, ऐसे ऑफेंसेस जो 1 साल पुराने हैं उन पे अगर 1 साल पहले किसी ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है या कुछ ऐसा इशू किया है जो जुडिशरी को 1 साल बाद लगता है कि नहीं ये जो इस इंसान ने या किसी पर्सन ने ये काम किया है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर आता है, नहीं, वो अप्लाई नहीं होगा। अगर वो 1 साल से ज़्यादा पुरानी चीज़ होगी है तो उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अप्लाई नहीं होगा। कोई भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये देखिए, नो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अनलेस देयर इज ए सब्सटेंशियल इंटरफेरेंस इन द ड्यू प्रोसेस ऑफ जस्टिस। ऐसा नहीं है कि आप अगर उनकी प्रोसीडिंग्स के अंदर, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के अंदर अगर आप अपना पक्ष रख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप पक्ष रखोगे तो उसको आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर कंसिडर करोगे, नहीं। जब लगेगा कि नहीं ये रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इंसान कर रहा है, तभी आपके ऊपर अप्लाई किया जाएगा। सो ड्यू प्रोसेस ऑफ जस्टिस जो है अप्लाई किया जाएगा आपके ऊपर। अब कौन कौन से कंटेम्प्ट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए जानना। फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ जजमेंट, अगर आप किसी जजमेंट का फेयर क्रिटिसिज्म कर रहे हो तो उसमें आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगेगा। मेयर क्रिटिसिज्म ऑफ कोर्ट, नॉर्मल जो आप करते हो क्रिटिसिज्म या कोर्ट के ऊपर, तो उसके ऊपर भी आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगेगा। डिफेमिंग जज बट नॉट इंटरफेयरिंग विद प्रोसीड, हाँ, आप अगर जज को डिफेम कर रहे हो लेकिन जो इंटरफेरेंस जो प्रोसीडिंग्स के अंदर है उसके ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो वो भी आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर नहीं आएगा। अगर जस्टिफिकेशन ऑफ सच्चाई और वैलिड डिफेंस, मतलब कि आप जस्टिफिकेशन बाय ट्रूथ एंड इज़ वैलिड डिफेंस, अगर आप सच बोल रहे हो कि अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही है आपके अगेंस्ट तो उसको आप रोकने के लिए बोल रहे हो कि नहीं भाई ये गलत है, ये चीज़ सही नहीं है, तो अगर आप उस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हो, एक ट्रूथ को जस्टिफाई कर रहे हो, तो ये भी आपका कंटेम्प्ट के अंदर नहीं आएगा। ये 2006 में अमेंडमेंट हो गया है। और जो मेयर क्रिटिसिज्म ऑफ कोर्ट है ये पीएन दुआ केस था 1988 का, उसमें हुआ था। तो यूजुअली आप एक चीज़ याद कर सकते हो, ये चीज़ें आप स्किप कर सकते हो कौन सी अमेंडमेंट में क्या था, लेकिन हाँ ये चीज़ें आपको, ये वाले जो ऑप्शन हैं ये 4 आपको याद रखने चाहिए कि कौन कौन से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका 4.2 है शायद, हाँ जी 4.2 है। इसमें है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। देखो इसमें कौन कौन से प्रोविज़न हैं जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को रिमूव कर सकते हो। इसमें मैंने क्या किया है, इसमें सबसे पहले मैंने तो वो चीज़ें रखी हैं जिसके बेसिस पे आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट रिमूव कर सकती है, और उसके बाद मैंने रिमूवल का जो प्रोसीजर है उसको भी मैंने मेंशन कर दिया गया है। तो कौन कौन सी हैं, देखो सबसे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है जो प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकेपेसिटी। हालांकि ये पूरा डिफाइंड नहीं है कि भाई इनकेपेसिटी क्या है या प्रूव मिसबिहेवियर क्या है, लेकिन आपको ये याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन्ड है कि प्रोविज़न जिसकी वजह जिनके ऊपर आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। अब एक चीज़ याद रखिएगा आप, एक चीज़ याद रखनी है क्या, कि जो इम्पीचमेंट है, इम्पीचमेंट वर्ड जो यूज़ किया जाता है वो प्रेसिडेंट के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि इम्पीचमेंट ऑफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। लेकिन एक 1 ईयर लास्ट ईयर या उससे पिछले ईयर में एक क्वेश्चन जो आया था हाई कोर्ट के ऊपर, तो उसमें उस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी एक इम्पीचमेंट पे थी, तो वहाँ पे रिमूवल की जगह वर्ड इम्पीचमेंट यूपीएससी ने यूज़ किया था। तो कहने का मतलब है कि रिमूवल और इम्पीचमेंट में आपको ये परेशान नहीं होना है कि इम्पीचमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट तो कहीं मेंशन ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये चीज़ आपको ज़्यादा इसमें वो टेंशन लेने की बात नहीं है। तो रिमूवल और इम्पीचमेंट दोनों आप इंटरचेंजली आपको क्वेश्चन आ सकता है और आप यूज़ कर सकते हो। सेकंड जो प्रोविज़न है स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ बोथ द हाउसेस। अब इनको रिमूव करने के लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी से आप इनको रिमूव नहीं कर सकते। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है, पार्लियामेंट टू फ्रेम प्रोसेस जजेस इंक्वायरी एक्ट। तो पार्लियामेंट पूरा प्रोसेस को बताएगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा का प्रोसेस तो नहीं रिटर्न है, बट कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि पार्लियामेंट फ्रेम करेगी, और पार्लियामेंट ने जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के अंदर पूरा का पूरा रूल्स जो है, पूरा प्रोसीजर ऑफ रिमूवल जो है वो एक्सप्लेन किया है। अब हम देखते हैं कैसे रिमूव कर सकते हैं आप सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का जज। सबसे पहले आपको जो मोशन लाना पड़ेगा कि भाई हमें रिमूव करना है, उससे पहले आपको एक सपोर्ट चाहिए। लगभग 100 मेंबर होना चाहिए लोकसभा की तरफ से, अगर लोकसभा में आप अप्लाई करना चाहते हो। अगर आपको राज्यसभा में अप्लाई करना है तो आपको 50 मेंबर जो होने चाहिए राज्यसभा की, उनकी सपोर्ट चाहिए। जब इतनी हो जाएगी उसके बाद स्पीकर या चेयरमैन के पास आप पहुँच गए, ठीक है। अब दो स्पीकर और चेयरमैन के पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो वो रिजेक्ट कर देगा, फिर तो बात ही खत्म, या तो वो बोलेगा कि नहीं ये वैलिड बता रहे हैं और इतनी सपोर्ट भी है, तो वो एक कमेटी फॉर्म करेगा 3 मेंबर की। अब उस 3 मेंबर कमेटी में कौन कौन होगा,
एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या तो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, देन उसके बाद हाई कोर्ट का जज होगा और चीफ जस्टिस होगा हाई कोर्ट का। तो ये दोनों में एक साथ रेंडमली एक साथ कर रहे हैं। अगर स्पीकर मतलब अगर लोकसभा के पास होगा तो तब आपका आ जाएगा कौन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट जज। और अगर आपका हाई कोर्ट इसमें हाई कोर्ट का आता है तो इसमें क्या है, हाई कोर्ट की तरफ से कौन आएगा, चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। और थर्ड का होगा एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होगा, ठीक है। अब ये सब जब कमेटी बन जाएगी वो इंक्वायरी करेगी। अब कमेटी के पास दो ऑप्शन रहेंगे, एक तो वो बोलेगी कि भाई ये बंदा नॉट गिल्टी है, और एक भाई गिल्टी है। अगर गिल्टी प्रूवन हो गया तब स्पेशल मेजॉरिटी दोनों हाउस में होगी। पहले एक हाउस उसको 2/3 मेजॉरिटी से 2/3 टोटल मेंबर ऑफ द हाउस से उसको पास करेगा, फिर सेकंड हाउस में भेजा जाएगा, फिर वो भी स्पेशल मेजॉरिटी बाई 2/3 टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस से करेगा। और इसके बाद वो जो आपका सुप्रीम कोर्ट का जज है या हाई कोर्ट का जज है वो रिमूव हो जाएगा। सो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है, एक बार आप पॉज करके इसको देख लीजिएगा, मैंने शॉर्ट करके दिया है, ये हमेशा आपको याद रहेगा, क्वेश्चन आने की काफ़ी चांसेस होते हैं इसमें। नेक्स्ट एक टॉपिक है ई लोक अदालत। अब सबसे पहले हमें लोक अदालत के बारे में थोड़ा सा बताना चाहिए। क्या ये लोक अदालत में क्या आप सिविल केसेस कर सकते हो? बिल्कुल। क्रिमिनल कर सकते हो? बिल्कुल। पेंडिंग केसेस क्या लोक अदालत में सॉल्व हो सकते हैं? बिल्कुल। प्री लिटिगेशंस क्या हो सकती हैं? बिल्कुल। नॉन कंपाउंडेबल जो केसेस होते हैं क्या होते हैं? नहीं। नॉन कंपाउंडेबल ऐसे केसेस होते हैं जो कंप्रोमाइज़ नहीं किए जाते हैं, केसेस वेयर कंप्रोमाइज इज़ नॉट अलाउड। ऐसे केसेस जहाँ पे कंप्रोमाइज़ अलाउड नहीं है तो वो आपको लोक अदालत में ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो अलाउड नहीं है। हाँ, वो केसेस आप जो कंपाउंडेबल है, जो वहाँ पे आप कंप्रोमाइज़ दो आदमी के कर सकते हैं, या एक आदमी बोलता है कि जी हम लोक अदालत में जाना चाहते हैं, आपने इस मैटर को सॉल्व करना चाहते हैं, या दोनों की दोनों पार्टीज़ अगर बोलती हैं कि हमें लोक अदालत की जाए ताकि हम उसको सॉल्व करें। इसका बेनिफिट ये था, इसका बेनिफिट इंट्रोडक्शन के लिए यही था कि क्योंकि इससे क्विकनेस होगी, क्योंकि इतने सारे पेंडिंग केसेस हैं हमारी जुडिशरी में, तो उसको सॉल्व करने के लिए ये इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। अब डाइवोर्स केसेस क्या लोक अदालत में लिए जा सकते नहीं, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि डाइवोर्स केसेस जो हैं वो लोक अदालत के अंदर नहीं डिस्कस किए जाते। लोक अदालत कैसे आई? लोक अदालत आई है नालसा के एक्ट से। अब 3 एक्ट्स होते हैं, नालसा, सालसा और DLSA। नालसा जो होती है नेशनल लेवल पे होती है, सालसा जो होती है एस जो है मतलब स्टेट लेवल पे होती है, और डालसा क्या होती है, ये आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। ये तीनों किसके अंडर आती हैं? ये आती हैं लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंडर। अब इनका चेयरमैन कौन होता है? इसका चेयरमैन होता है जुडिशियल ऑफिसर। इसका चेयरमैन कौन होता है? जुडिशियल ऑफिसर। और इसके मेंबर जो होते हैं लॉयर्स और सोशल वर्कर्स होते हैं। और इसकी जो फाइनल जो इंटरप्रिटेशन है, जो इसकी फाइनल है वो रहेगी बिल्कुल और बाइंडिंग रहेगी, और जो फैसला लोक अदालत ने ले लिया वो आप किसी भी कोर्ट में नहीं ले जा सकते, कहीं भी आप अपील नहीं कर सकते। सो ये बाइंडिंग है और फाइनल डिसीजन इसका रहेगा, और कहीं भी आप अपील नहीं कर सकते। अब जो नालसा है लीगल सर्विस एक्ट 1987 में लिया था, ये प्रोवाइड फ्री लीगल एड प्रोड्यूस करता है और ऑर्गेनाइज करता है लोक अदालत का नालसा। और इसका पैटर्न इन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, और चेयरमैन कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट का जज, चाहे वो सर्विंग कर रहा, चाहे वो सर्विंग भी हो सकता है और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज भी हो सकता है। सो जैसे मैंने बताया सालसा स्टेट लेवल पे होती है, और वहाँ पे हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं, और डालसा जो होती है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और डिस्ट्रिक्ट जज उसके क्या होते हैं? चेयरमैन। अब देखो ADR, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। हालांकि देखा जाए तो जो ये लोक अदालत है ये भी ADR का ही पार्ट है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल, क्योंकि ये भी एक एड्रेस कर रहा है। इसके साथ साथ आप देखो तीन टाइप के अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो सकते हैं जो दो इंसान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को कर सकते हैं ऑर्डिनरी लॉ के अंदर। एक सबसे पहले जिसको बोलते हैं आर्बिट्रेशन, सेकंड होता है कॉन्सिलिएशन, और थर्ड होता है मीडिएशन। अब आपने सुना ही होगा कि आर्बिट्रेशन क्या होता है कि दो बंदों के बीच में एक थर्ड पर्सन है और वो ऑर्बिट करेगा, इन दोनों की सुनवाई करेगा और एक फैसला करेगा, और वो फैसला जो होगा बाइंडिंग होगा। एक चीज़ याद रखनी है। और आप ये कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं है, बट नॉट अ कोर्ट ऑफ लॉ। ये कोर्ट ऑफ लॉ नहीं होता, लेकिन बस एक थर्ड पर्सन है जो आप दोनों पार्टीज ए और पार्टी बी के बीच में क्या करेगा, वो आर्बिट्रेट करेगा, एज ए आर्बिट्रेटर काम करेगा, और जो रिजल्ट जो आपका उसका फाइनल डिसीजन जो होगा वो बाइंडिंग होगा दोनों पार्टी पे। सेकंड जो होता है कॉन्सिलिएशन में इसमें ऑर्डर जो होता है बाइंडिंग नहीं होता है। हाँ, सजेस्ट करता है दोनों पर्सन्स को कि आपको ये करना चाहिए, बट उसके ऑर्डर जो होते हैं बाइंडिंग नहीं होते हैं। थर्ड होता है मीडिएशन। आपने बहुत बार ये सुना होगा। तो मीडिएशन क्या होता है? एक थर्ड पार्टी जो होती है वो सोल्यूशन करती है, हेल्प करती है कि मीडिएट करेंगे। सपोज करो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कई बार US आ जाता है, बोलता है कि हम आपको मीडिएट करते हैं, आप सॉल्व कर लीजिए कश्मीर इशू के ऊपर। तो ये सब मीडिएशन करने के लिए थर्ड पार्टी आती है।
अच्छा, एक आपका टॉपिक जो है आपके इसमें PT 365 में काफ़ी सारे और भी थे, वो जो नॉर्मल थे, मतलब आप आराम से पढ़ सकते हो, उसमें टाइम ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। एक है राइट टू शीबेट, सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना याद रखिए। जो शीबेट राइट्स ऐसे होते हैं, ऐसी एंटिटी जो डेटीज़, जो सपोज करो कोई मंदिर है, उसका एक ट्रस्ट है, तो उस ट्रस्ट के मनी वगैरह जितने भी फाइनेंशियल अफेयर्स हैं, उसको सारा का सारा जो ट्रस्टीशिप जो पोजीशन होती है ना, उसको बोलते हैं क्या, शीबेट राइट्स, कि वो पूरा का पूरा ध्यान रखेगा। एक मैनेजर होता है जो प्रॉपर्टी का, वो पूरा का पूरा कस्टडी करता है प्रॉपर्टी की, और जितने भी आइडल्स वगैरह जो मंदिर में हैं उन सब की देखभाल वही इंसान करता है। सो इसके अंदर कोई भी लीगल क्लेम नहीं है प्रॉपर्टी के। सो शीबेट हैज़ नो क्लेम प्रॉपर्टी विच इज़ बिलीव्ड ओनली टू रेस्ट इन द डेस्टी, कि जो भी प्रॉपर्टी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आदमी जो है वो देख रेख कर रहा है कि वो सारी की सारी प्रॉपर्टी उसी की होगी। सपोज करो कोई पंडित है, पंडित जी हैं, वो सारी की सारी देख रेख कर रहे हैं, वहाँ पे डेटी की पूजा वगैरह ये वो सब चीज़ें मैनेज कर रही हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है जो सारी की सारी जो प्रॉपर्टी होगी वो उनकी होगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये एक थोड़ा सा न्यूज़ में था, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपका इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका इलेक्शन के ऊपर है। तो इलेक्शन में आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो साइमल्टेनियस इलेक्शन के ऊपर है। देखो, ये यूजुअली जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, ये मेंस के पर्सपेक्टिव में है। आपको इसके ऊपर क्वेश्चन शायद लास्ट ईयर में आ भी चुका है यूपीएससी के एग्जाम में। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मोल्डो के या किसी और एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक रहता है। साइमल्टेनियस इलेक्शन के ऊपर दो चीज़ें आपको दिखानी होती है। एक डिबेट आपको दिखानी होती है कि भाई क्या हमें अडॉप्ट करना चाहिए, एक डिबेट आपको दिखानी चाहिए कि क्यों नहीं अडॉप्ट करना चाहिए। तो रीजंस दोनों साइड आपको देने पड़ते हैं, और एंड पे कंक्लूज आपको एक बैलेंस पॉइंट में करना होता है। तो ये रही आपको मेंस की बात। प्रीलिम्स में इसमें से हम क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? देखिए, क्या सारा का सारा साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब क्या है कि सारा का सारा नेशन एक ही दिन जाके वोट करता है? नहीं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब ये होता है, जो वोटर्स होते हैं सेंटर और स्टेट के लिए एक ही दिन में जाके वोट करते हैं। सपोज करो ये आप यहाँ पे वोट करने जाएंगे, तो यहाँ पे एक तो सेंटर का होगा, एक सेंटर का होगा, एक स्टेट का होगा। तो यहाँ पे आप पहले या सेंटर का वोट कीजिए और साथ में फिर स्टेट का भी वोट कीजिए। तो कहना क्या मतलब है, साइमल्टेनियस इलेक्शन ये है जहाँ पे वोटर्स सेंटर और स्टेट को दोनों में वोट्स डालते हैं ऑन द सेम डे। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ऐसा नहीं है कि एक ही वहाँ पे है कि भाई ये सेंटर में दिया, ऐसा नहीं है। अलग अलग आप होगा, सेंटर का अलग से होगा, स्टेट का अलग से होगा, पर एक ही दिन में आपको सेंटर और स्टेट दोनों को वोट्स देने हैं। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था साइमल्टेनियस इलेक्शन का। अब इसी में एक टर्म आती है स्टार कंपेनर। तो स्टार कंपेनर क्या होता है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? बिल्कुल भी नहीं। स्टार कंपेनर जो होता है, ये आपके आरपीए, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 में ये आपको क्या है, मेंशनड है एज लीडर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ये एक लीडर क्या होता है, ये एक एज ए लीडर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी होता है। ये रजिस्टर्ड होता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है पार्टी में 40। सो ये कोविड की वजह से मतलब 40 मेंबर रिकॉग्नाइज्ड पार्टी के जा सकते हैं एज ए स्टार कंपेनर, लेकिन कोविड की वजह से ये 30 कर दिए गए हैं। ये कुछ स्लाइड्स के बाद ये मैंने अलग से भी एक मेंशन कर दिया अच्छे से, तो उसमें भी आप देख सकते हो। खैर, अब ये भी यहाँ डिस्कस करते हैं। देखो, दो तरीके की पार्टीज़ होती हैं। एक तो रजिस्टर्ड पार्टीज़, रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड पार्टी, और दूसरी होती है रजिस्टर्ड बट अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी। जो रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड पार्टी होती हैं उनको 40 मेंबर, वो 40 मेंबर अपने स्टार कंपेनर भेज सकते हैं, लेकिन कोविड के टाइम पे 30 कर दिए। और अनरजिस्टर्ड जो अनरिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड पार्टी होती है वो 20 मेंबर आपके एज ए स्टार कंपेनर भेज सकती है, लेकिन कोविड की वजह से इसको 15 कर दिया है। तो ये चीज़ आपको अब याद रखनी है, क्योंकि अभी ये नंबर्स चेंज हुए हैं, तो मे बी यूपीएससी या कोई भी एग्जाम आपको इन नंबर को हिट करेगा। अब जो इन्फॉर्म करने हैं ये नाम स्टार कंपेनर के आपने ले लिए, ये आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सबमिट करने हैं। कब? 7 दिन के अंदर अंदर। जब इलेक्शन का नोटिफिकेशन आ गया उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपको कौन कौन से आपके लोग जो हैं वो एज ए स्टार कंपेनर जाएंगे, वो आपको मेंशन कर देना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर। अब एक चीज़ क्वेश्चन आ सकता है कि क्या एक कैंडिडेट स्टार कंपेनर हो सकता है? बिल्कुल भाई। कैंडिडेट अगर सपोज करो एक कैंडिडेट कॉन्स्टिट्यूंसी ए से लड़ रहा है, तो वो भाई साहब वो वहाँ जाके प्रचार कर सकता है। तो वो प्रचार करने के लिए जो मिनिस्टर्स जाते हैं या कोई सा भी मेंबर जाता है जो वहाँ खड़ा हुआ है कैंडिडेट, तो वो बिल्कुल प्रचार कर सकता है। तो उसको आप स्टार कंपेनर कह सकते हो। अच्छा, क्या प्राइम मिनिस्टर स्टार कंपेनर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कि आपने यूजली रिसेंटली देखा होगा जब रैली हुई थी वेस्ट बंगाल में, तो वहाँ अमित शाह जी भी गए थे और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी गए थे। तो क्या वो एक स्टार कंपेनर नहीं है? बिल्कुल, वो एज ए स्टार कंपेनर ही वहाँ पे गए थे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब ये चीज़ इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है? नहीं। क्या ये जस्टिसिएबल है? क्या इसके ऊपर कुछ लग सकता है? नहीं, ये जस्टिसिएबल भी नहीं है। कहीं लॉ है इसके रिलेटेड? नहीं। सो इट इज़ नॉट रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी लॉ इसके ऊपर नहीं है। ये सिर्फ एक गाइडलाइंस हैं जो इशू किसने की है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं जो सारी की सारी पार्टीज़ को क्या वो माननी पड़ती हैं। फ्रॉम द मोमेंट इलेक्शंस आर अनाउंस, जब इलेक्शंस अनाउंस कर देते हैं, टिल रिजल्ट्स आर डिक्लेयर, जब तक रिजल्ट जो आपके डिक्लेयर नहीं हो जाते तब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रहता है। इसके बीच में आप कोई भी नई स्कीम नहीं कर सकते, किसी को कोई फंड नहीं दे सकते। हाँ, कुछ अलग से कैटेगरी होती है, वो क्या होती है कि भाई अनफॉर्सिन, सपोज करो कहीं डिजास्टर आ गया, उस केस में गवर्नमेंट जो स्कीम बना सकती है वहाँ के लोगों के लिए पर्टिकुलरली। लेकिन इन जनरल कोई भी न्यू स्कीम ऐसी नहीं आ सकती जो बेनिफिट करे, जो वायलेट करे, ताकि जो रूलिंग पार्टी है वो अपने मेंबर्स के लिए या इलेक्शंस में लोगों के लिए नंबर बना ले। तो उन सब चीज़ों को लेवल फील्ड प्ले एक हिसाब का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है करता है कि भाई उस टाइम उस दौरान तक, उस टाइम पीरियड में आपको कि कुछ भी नई स्कीम, कुछ भी कहीं भी फंड कोई भी ऐसा नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको वहाँ से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो एक बहुत ही अच्छी एक नया है। हालांकि इसके ऊपर काफ़ी सारी विवाद भी रहता है। विवाद ये रहता है कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलता है इसको बाइंडिंग कर दिया जाए, इसके ऊपर रूल्स बना दिया है, लेकिन ऐसा सच अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो होपफुली इसके बारे में फ्यूचर में कुछ और अमेंडमेंट भी आएगी। तो एक सी विजिल ऐप भी होती है। अभी ऐप क्या होती है? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐप बनाई है। जो लोग, सपोज करो आपकी लोकेलिटी में कोई एक मेंबर आता है, वो वहाँ पे कुछ राशन वाशन या कहीं पैसे वैसे बांटता है, तो आपको पता लग जाता है कि भाई ये उल्लंघन कर रहा है किसका? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का। तो आपने क्या करना है, उसकी रिपोर्ट जो है या वीडियो या कुछ भी कैसे भी रिपोर्ट करके उस बंदे का नाम वाम वो आपने इस ऐप के अंदर क्या करना है? रजिस्टर करना है। और उसके बाद तभी ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस बंदे के खिलाफ क्या करेगी? कुछ एक्शन लिए जाएंगे। तो इसलिए एक बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है। ये लोगों के लिए है ताकि वो रिपोर्ट करें जब भी कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन होता है। नेक्स्ट आता है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। अब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ये भी एक अच्छा मेंस का टॉपिक है, लेकिन इसके कुछ प्रीलिम्स के हम पॉइंट एक्सट्रैक्ट करके करते हैं। देखो, इलेक्टोरल बॉन्ड कौन इंट्रोड्यूस किया? ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस? ये इंट्रोड्यूस्ड बाय फाइनेंस एक्ट 2017। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो अनोनिमस डोनेशन करता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को। भाई सपोज करो एक पर्सन ए है और एक पार्टी बी है। अब ये ए बंदा क्या करेगा? इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेगा बैंक में जाके, ठीक है ना? बैंक से इसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, और अब ये बंदा बी क्या करेगा? ये बैंक में जाएगा और यहाँ से इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या अपने ले लेगा और उसको पैसे मिल जाएंगे। अब इस बंदे को ये नहीं पता है कि इस आदमी ने किस पार्टी को पैसे दिए हैं या किसने किसको पार्टी की है। तो एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए ये इलेक्टोरल बॉन्ड का जो है कॉन्सेप्ट आया था। इसके फीचर्स देखिए, तो ये एक बेयरर इंस्ट्रूमेंट होता है। बेयरर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? आपने एक बेयरर बॉन्ड सुना होगा। बेयरर बॉन्ड इकोनॉमी में आपने ज़रूर पढ़ा होगा, बेसिक एनसीईआरटी में भी है। बेयरर बॉन्ड क्या होता है? ये एक ऐसा चेक होता है जिसके ऊपर सिर्फ अमाउंट लिखी होती है, ना ही किसी का नाम लिखा होता, ना जिसके पास ये बॉन्ड है ये उसी का ही हो गया। और आपको जब आप सबमिट करोगे बैंक में, तो तब आपको बैंक अथॉरिटी आपसे पूछेगी भी नहीं कि आपने कौन लाया या कहाँ से क्या है। जितना इस पर अमाउंट लिखा होगा आप विड्रॉ कर लोगे। तो इसकी काफ़ी रिस्क रहती है, मतलब जिसके हाथ में ये पड़ गया वो उसी का ही हो जाता था। तो ये भी जो हमारा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है, ये भी एक ऐसे क्या है? बेयरर इंस्ट्रूमेंट है। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। ये एक सिर्फ फिजिकल फॉर्म में है, कोई भी ओनरशिप नहीं होती इसके ऊपर, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि भाई कौन इसका ऑनर है और ये कौन नहीं है। अब इसमें मल्टीपल्स कैसे होते हैं? इसमें पैसे कितना या मतलब कितनी अमाउंट भरी होती है? मल्टीपल ऑफ 10 फ्रॉम 1000 टू 1 करोड़। 1000 से लेकर 1 करोड़ तक का आप इसमें डोनेशन कर सकते हो। अब ये कितने दिन के लिए अवेलेबल आता है? सिर्फ 10 दिन के लिए, आफ्टर 3 मंथ, जब इंटरवल स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया होता है उसके 10 दिन के लिए ही रहता है। ओनली थ्रू स्पेसिफाइड ब्रांच ऑफ आरबीआई। अभी एसबीआई की जो स्पेसिफाइड ब्रांचेज हैं उसी में से ही आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते हो या वहाँ पे दे सकते हो, और किसी भी ब्रांच में ये अलाउड नहीं किया है। और वैलिड कब तक वहाँ रहता है? सिर्फ 15 दिन के लिए। नहीं तो अगर 15 दिन में नहीं हुआ तो ये पैसा सारा कहाँ जाएगा? ये पैसा सारा का सारा प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के अंदर जाएगा। पीएमआरएफ, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के अंदर सारा का सारा पैसा फिर क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। वापिस उस बंदे को नहीं मिलेगा जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। ये कहाँ जाएगा? प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के अंदर जाएगा। हु कैन बाय इलेक्टोरल बॉन्ड्स? अब इलेक्टोरल बॉन्ड कौन कौन बाय कर सकता है? इंडियन सिटीजन,
जो भारतीय नागरिक होता है, एनआरआई, नॉन रेजिडेंट्स इंडियन और इंडियन कंपनी। कहने का मतलब है इलेक्टोरल बॉन्ड्स कोई फॉरेनर्स नहीं खरीद सकता, सिर्फ इंडियंस ही खरीदता है। जो एनआरआईज होते हैं वो इंडियंस ही होते हैं, ऐसे इंडियंस जो बाहर फॉरेन में किसी कंट्री में रह रहे हैं कुछ टाइम के लिए, या वहाँ पे कुछ एजुकेशन या किसी और काम से जॉब वॉब के चक्कर में वहाँ पे हैं। हु कैन गेट फंड्स वाया इलेक्टोरल बॉन्ड्स, कौन कौन ले सकता है? जो रजिस्टर्ड होते हैं 29A सेक्शन जो होती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में। एक चीज़ याद रखनी है, आरपी एक्ट 1951 के सेक्शन 29A में जो जो रजिस्टर्ड होगा वही इलेक्टोरल फंड्स ले सकता है। और इसको सिक्योरिटी एटलीस्ट 1% वोट्स जो होने चाहिए, जिस भी सपोज करो कोई एक कैंडिडेट है या एक पार्टी है, अगर उसने 1% वोट पिछले लास्ट लोकसभा या कोई भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में 1% वोट्स अगर लिए हैं, वही एलिजिबल है इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेने के लिए, अदरवाइज उसको इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं इशू होंगे। नेक्स्ट, वोटिंग राइट्स टू एनआरआई। अब जो वोटिंग राइट्स टू एनआरआईज हैं, सबसे पहले हमें पता क्या एनआरआईज को वोटिंग राइट्स हैं? बिल्कुल हैं भाई, क्योंकि वो इंडियन से बाहर हैं यार। अब उसके लिए एक प्रॉब्लम है, वो क्या, वो थोड़ी देर में देखते हैं। देखो, जो एनआरआईज हैं वो हमारे यहाँ पे वोट्स कर सकते हैं, लेकिन ये 2011 में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1950 में ही अमेंड करके ये लिखा गया था, उससे पहले नहीं होता था। जो आरपी एक्ट 1950 है, याद रखना 1950 1950 वाले में, 1951 वाले में नहीं है, आरपी एक्ट 1950 में अमेंड करके एनआरआईज को वोटिंग राइट्स जो है दिया गया है। कब से? 2011 से। जो रजिस्टर्ड एज ओवरसीज वोटर होते हैं वो अपना आके, जो एनआरआईज होते हैं ओवरसीज वोटर जो होते हैं, वो अपना आके पासपोर्ट दिखाएंगे और आके वोट करेंगे एज पर कॉन्स्टिट्यूंसी। जो एनआरआईज हैं वो आएंगे जब उनके पास पासपोर्ट होगा, जो पासपोर्ट में जगह मेंशन होगी उनकी, वो वहीं जाके इलेक्शन डाल सकते हैं, कहीं और जाके वोट्स नहीं कर सकते हैं। सिर्फ वहीं जाके उसी जगह पे वो अपना वोट्स दे सकते हैं जो आपके उनके पासपोर्ट में मेंशन होगी। प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि उनको वोट डालने के लिए ट्रैवल करके इंडिया में आना पड़ता है और काफ़ी सारा खर्चा भी होता है। रिसेंटली जब 2019 में इलेक्शन हुए थे तो काफ़ी सारे एनआरआईज आए थे और उन्होंने वोट्स किए थे, लेकिन इशू ये होता है कि अब एक वोट के लिए वो इतने दूर से आएंगे, इतना मनी खर्च होगा, तो ये एक इशू रहता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है, या तो वो प्रॉक्सी वोट कर लें या तो वो पोस्टल बैलेट कर लें। लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि अभी तक प्रॉक्सी वोट्स और पोस्टल बैलेट जो है ना, ये इनको अभी एनआरआईज के लिए अलो नहीं किया गया है। प्रॉक्सी वोट जो होगा ये अमेंड किया गया था 1950 में, और पोस्टल बैलेट 1961 जो इलेक्शन के कंडक्ट्स हैं उसके अंदर है। एनआरआईज आर आउटसाइड इंडियंस, कौन सा होते हैं? जो भारत के बाहर रहते हैं। कब तक? 6 महीने या उससे ज़्यादा। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंस होते हैं। 2011 में अमेंडमेंट जो की गई थी वो ये रिक्वायर्ड थी। प्रॉक्सी वोट किस किस को अवेलेबल है? प्रॉक्सी वोट ऐसे अवेलेबल हैं, देखो प्रॉक्सी वोट क्या होता है। सपोज करो एक पर्सन है आर्मी का, अब वो कहीं पोस्टेड है बाहर पे, और जब इलेक्शन होते हैं और सपोज करो बी उसकी वाइफ है, तो वो पर्सन ए अपनी वाइफ बी को बोलेगा कि तुम मेरी जगह पे प्रॉक्सी लगा दो। जैसे क्लासेस में हम एक दोस्त दूसरे दोस्त की अटेंडेंस वगैरह नहीं लगवाते थे, उसी तरीके से प्रॉक्सी लगवाना। तो अब इसमें भी एक टर्म रहेगी, तो बी बोलेगी मैं पार्टी, सपोज करो सी और डी है पार्टी, तो बी बोलेगी मैं पार्टी डी को वोट करूंगी अपना, लेकिन ए बोलता है कोई बात नहीं, तुम अपना डी को कर देना और मेरा वोट सी को कर देना। कहने का मतलब है कि इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कहीं वो या इनमें बीच में कोई इशू आ जाए, वो वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। इनके बीच में जो होगा वो ये होगा कि भाई मैं तो डी को दे रही हूँ, लेकिन तुम्हारा वोट जो है वो किसको देना है? वो बोलेगा मेरा सी को देना है। तो ये एक म्यूचुअल ट्रस्ट है, जो उसके बेसिस पे ये प्रॉक्सी वोट लगाया जाता है। अवेलेबल किसको है? आर्म्ड फोर्स को, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सपोज करो आप एक टीचर हो और इलेक्शन के टाइम पे आपकी किसी और स्टेट, किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी या किसी और जगह पे आपकी ड्यूटी लगती है, तो उस टाइम पे आप प्रॉक्सी वोट अपने घर में किसी भी फैमिली मेम्बर से करवा सकते हो। या सर्विंग इन अदर स्टेट, किसी और स्टेट में आप सम करते हो, या कोई आर्म्ड पुलिस है, तो वो सब प्रॉक्सी वोट को यूज़ कर सकते हैं। पोस्टल बैलेट भी कौन कौन यूज़ कर सकते हैं? जो सर्विस वोटर होते हैं और जो दोज इन प्रिवेंटिव डिटेंशन, तो ये दोनों कौन यूज़ कर सकते हैं? पोस्टल वोट। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिकली एक पोस्टल बैलेट होता है, कुछ दिन पहले आपको इलेक्शन कमीशन को आपको बताना पड़ता है, फिर वो आपको एक बैलेट भेजेंगे, फिर वो आपको वहाँ से स्टैंप वगैरह लगा के वहाँ से अपना पोस्टल बैलेट में अपने को भेज देना है। नेक्स्ट टॉपिक है डिलिमिटेशन कमीशन। तो डिलिमिटेशन कमीशन अब क्या रिसेंटली न्यूज़ में था कि J&K में अभी वो कर रहे हैं क्या, डिलिमिटेशन कमीशन, जो
1-2 दिन पहले ही आया है कि भाई इसके ऊपर डिलिमिटेशन कमीशन आएगी। उसका डिलिमिटेशन क्या करती है कि कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को लिमिट करती है, मतलब पूरी की पूरी जो बाउंड्रीज होती हैं वो तय करती है। तो अब ये होगा, उसके बाद कहा जा रहा है कि शायद यूटी को स्टेट में कन्वर्ट कर देंगे। सो वो बात का इशू वो बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे क्यों आया है कि लोकसभा ने नॉमिनेट किए हैं 15 एमपी जो असिस्ट करेंगे डिलिमिटेशन कमीशन को। होता क्या है, ये काइंड ऑफ फिक्सिंग लिमिट और बाउंड्री टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी पूरी कंट्रीज़ की कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है क्या? जी हाँ, आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170। आर्टिकल 82 क्या बोलता है, पार्लियामेंट हर सेंसस के बाद डिलिमिटेशन कमीशन को एस्टैब्लिश करेगी। और आर्टिकल 170 क्या बोलता है, ये सेम एज इट इज़, वहाँ पे पार्लियामेंट है और यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट असेंबली है, तो ये स्टेट्स के लिए होता है। अब प्रीवियसली कितनी बार डिलिमिटेशन अमेंड हुई है, तो सिर्फ 4 बार, याद रखना। 1952 में आई, देन 1962 में, देन 1973 में और उसके बाद 2002 में। तो 4 बार डिलिमिटेशन अभी तक जो है कमीशन बैठ चुकी है। कंपोजिशन क्या होती है, इसमें 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। जो चेयरमैन होता है वो सर्विंग या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, और जो बाकी होंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर, और नॉमिनेट कौन करेगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर जो होंगे कंसर्न स्टेट के, वो भी होंगे इसमें। और फंक्शन क्या रहेगा, फंक्शन जैसे कि वही बताया मैंने, डिटरमाइन करेगा नंबर ऑफ बाउंड्रीज और कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू मेकिंग पॉपुलेशन ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इस तरीके से डिवाइड करना कि सारी की सारी पॉपुलेशन इक्वली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर डिवाइड हो जाए, ताकि आइडेंटिकल सीट्स जो रिजर्व रहे SC ST की वो भी उसमें देखा जाता है। करंट पोजीशन देखे जाए तो ऑर्डर फोर्स ऑफ लॉ, नो डिलिमिटेशन कमीशन पोस्ट 1981 और 1991 सेंसस। तो लास्ट जो सेंसस यूज़ किया गया था वो 1991 का सेंसस यूज़ किया गया था, उसके बाद अभी तक कोई भी डिलिमिटेशन कमीशन अभी तक नहीं हुई है। तो 84th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 हुआ था, उसने ये बोल दिया था कि ये डिलिमिटेशन जो कमीशन है बस 2026 तक एज इट इज़ 1991 वाली ही चलेगी। एक टॉपिक था राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल क्या होता है, राइट टू रिकॉल एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी की एक एग्जांपल है। क्या ये हमारे इंडिया में है? नहीं, देखो नेशनल लेवल पे तो नहीं है, लेकिन कुछ स्टेट्स ने अडॉप्ट किया है। जैसे रिसेंटली हरियाणा असेंबली ने पास किया है कि पंचायती राज जो 2020 बिल है उसमें उन्होंने बोला राइट टू रिकॉल ऑफ पीपल। राइट टू रिकॉल क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लोगों को, अगर सपोज करो ये लोग हैं, इनको लगता है कि ये जो मेंबर उन्होंने इलेक्ट किया है ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है, सपोज करो इन बिटवीन द टेन्योर, अगर सपोज करो 5 साल के लिए इसको इलेक्ट किया है और 2 साल के बाद ऐसा लगता है कि ये बंदा अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इनको लगता है यार ये तो हमारे किसी काम ही नहीं आ रहा, कोई सा काम भी नहीं कर रहा है, ये तो अपनी मनमानी कर रहा है। तो राइट टू रिकॉल का मतलब है कि इस टाइम इसके खिलाफ इसको हटा दिया जाएगा, लेकिन इसको हटाने की भी एक शर्त है। क्या कि लगभग आपको काफ़ी सारे 50% मेंबर, 50% मेंबर्स का आपको क्या होना चाहिए, वोट होना चाहिए, आपका साथ होना चाहिए, तभी आप राइट टू रिकॉल जो है वो अप्लाई कर सकते हो। तो ये था एक बेसिक सा इसका कॉन्सेप्ट, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। हाँ, जैसे अभी रिसेंटली मैंने बताया था स्टार कैंपेनर, तो रिकॉग्नाइज जो नेशनल या स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है, पहले 40 होता था, अब 30 कर लिया गया है। अनरिकॉग्नाइज रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ पहले 20 होता था, अब 15 कर लिया गया है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। जो सबमिशन ऑफ पीरियड है इसका, ये 7 से 10 दिन कर दिया गया है। तो पहले 7 दिन था ना, मैंने पहले बताया था 7 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आपको बताना है कौन कौन से आपके स्टार कैंपेनर है, लेकिन अब उस डेज़ को भी एक्सटेंड कर दिया गया है, अब 7 की जगह 10 डेज़ हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इस पर क्वेश्चन UPSC या कोई सा भी एग्ज़ाम आपको फ्रेम किया जा सकता है। ए वेब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा इसमें दिमाग मारने की ज़रूरत नहीं है। ए वेब एक कह सकते हो कि जितनी भी वर्ल्ड की जितनी भी क्या हैं इलेक्शन बॉडीज़ हैं, वो सारी की सारी आके इसमें मिलती हैं। ये न्यूज़ में इसलिए था कि हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1 साल इसकी एज ए चेयरमैनशिप को कंप्लीट कर दिया गया है। तो 1 साल पहले हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एज ए चेयरमैन चूज़ किया गया था, और उसने अभी रिसेंटली कंप्लीट कर लिया गया है। तो एक लार्जेस्ट एसोसिएशन है जो इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ आती हैं, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2013 में साउथ कोरिया में, और इसका परमानेंट सेक्रेटरीट कहाँ पे है, या हेडक्वार्टर कह सकते हो, वो है सियोल में। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, सियोल में इसका हेडक्वार्टर है। और रिसेंटली 2019 से लेकर 21 तक का जो चेयरमैनशिप थी वो इंडिया के अंदर थी। तो 2 साल के लिए ये चेयरमैन एज इलेक्ट किया जाता है। और इसमें ये होता है कि जब कंट्रीज़ डिफरेंट मिलते हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंस अपनी कंट्रीज़ का इलेक्शन मैनेजमेंट जो है वो बताते हैं कि कैसे कैसे हुआ, तो उससे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो होपफुली आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ नॉर्मल सा पता होना चाहिए। ओपिनियन और एग्जिट पोल क्या है, ज़्यादा दिमाग मारने की ज़रूरत नहीं है। इसको कौन करता है इशू, ये इलेक्शन कमीशन एक एडवाइस करता है कि भाई ओपिनियन पोल और
जो एग्जिट पोल है कब कब होने चाहिए। देखो, ओपिनियन पोल होते हैं जब इलेक्शन से पहले, और एग्जिट पोल कब आते हैं, जो इलेक्शन के बाद। अच्छा, सबसे सही कौन सा होता है? यूजुअली एग्जिट पोल जो होता है ना, सही होता है। ऐसे तो यूजुअली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि भाई आपने इलेक्शन, आपने किसको वोट दिया है, ये आपका ह्यूमन राइट है, आपका फंडामेंटल राइट है, आप किसी को बता नहीं सकते। लेकिन हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा वो है नहीं, लोग बता देते हैं, जब जर्नलिस्ट पूछते हैं तो वो बता देते हैं। तो वहाँ से एक आइडिया लगाया जाता है कि भाई किस पार्टी को इन्होंने वोट्स किए हैं, या किसको नहीं। तो एग्जिट पोल जो होता है ऑलमोस्ट सही होता है। और जो ओपिनियन पोल होता है ना, ये कई बार मोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अगर ओपिनियन पोल पहले इलेक्शन के टाइम से पहले होता है, लेकिन अगर जल्दी से इसको एक्सप्लोर कर दें तो इससे क्या हो सकता है कि इससे पार्टीज़ को पता लग जाता है कि भाई हाँ, कौन कौन सी जगह पे क्या क्या फेवर है। और लोग क्या करते हैं कि पूछते हैं कि यार इस बार कौन जीत रहा है, एक दूसरे को पूछते नहीं है कि यार इस बार किसको वोट दे रहे हो, यार इस बार तो पर्सन ए जो है वो जीत रहा है, पर्सन बी नहीं दे रहा है। तो बी के साथ ना इंसाफ़ी होगी ना, क्योंकि रुझान जो है एक की तरफ ज़्यादा है। तो जिसको जिसको बी को देना था, या जो आदमी कंफ्यूज था, वो आके ए को देने लग गया। और मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी जनता ऐसी है कि कन्फ्यूजन में रहती है, तो फिर किसको देते हैं? यार वो जीत रहा है, जो जीत रहा होता है उसी को दे देते हैं। अब वो कैसा इंसान है, क्या उनके बेनिफिट में आएंगे, ये सब चीज़ें नहीं सोचते हैं। इसलिए ये चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए आपको। अभी RP एक्ट 1951 में है, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं है। अगर आप चाहो तो अपने PT 365 से एक बार इसको थॉरली पढ़ सकते हो। कॉन्सेप्ट क्या है वो मैंने समझा दिया आपको। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, अब ये देखो, इनिशियली जो एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थी, एज ए मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी, इसको बाद में इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हमने इंक्लूड कर देखा। इसमें चीज़ याद रखने वाली क्या है? इसमें चीज़ याद रखने वाली है कि अभी रिसेंटली जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो थी, उसके प्रोविजंस अमेंडमेंट करके 2019 में अमेंडमेंट हुई है, वो आई है। तो वो देखते हैं क्या है। देखो, पहले 1993 था जो ओरिजिनल एक्ट, उसको अमेंड करके अभी 2019 में चेंजेस लाई हैं। उसमें कंपोजिशन में चेंजेस लाई हैं, चेयरपर्सन में लाई गई हैं, टर्म जो है, और यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया। जो टर्म हाँ जी, जो टर्म ऑफ ऑफिस जो है ना, ये अब पहले 5 साल था, अब इसको कम कर दिया गया है, ठीक है ना, अब 3 साल कर दिया है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अर्लियर इट वाज 5 ईयर, नाउ इट इज़ 3 ईयर। और जो चेयरमैन जो आपका हुआ है, वो पहले कौन होता था? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, पहले कौन होता था? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। लेकिन अभी कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी हो सकता है, ये और हाई कोर्ट का जज भी हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक बार आप पॉज करके भी इसको देख सकते हो, क्योंकि यार ऐसी अगर हर एक चीज़ें हम ऐसी नॉर्मल वाली चीज़ें अगर ऐसे एक्सप्लेन करने लग गए तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। एग्ज़ाम बहुत ही पास है, ज़्यादा टाइम नहीं है। तो जो ऐसी चीज़ें, जो प्रोविजंस हैं या सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आप खुद से पढ़ सकते हो। मैं वो चीज़ें करवा रहा हूँ जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, जो थोड़ी सी समझने में कई बार दिक्कत आती है या समझ नहीं आते हैं, वो हमने कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट तीनों के पार्ट में हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हैं वो PT 365 में जो थे वो सारे कवर कर लिए, कुछ एक्स्ट्रा भी मैंने कवर कर लिए, ताकि आपका बेसिक कुछ छूटे ना। और ऐसी कोई चीज़ जो मोल्ड करके UPSC या कोई सा भी एग्ज़ाम पूछता है, उस पर आपकी पकड़ बनी रहे। तो अभी रिसेंटली इसमें देख सकते हो, पहले वुमेंस का नहीं था कुछ भी कंपोजिशन में, अब वुमेंस को भी बढ़ा दिया। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हो। CBC के बारे में भी आप पढ़ सकते हो, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में। तो ये सब यार आप टाइम वेस्ट ना करें यहाँ से, क्योंकि ये सब चीज़ें आप आराम से अपने PT 365 से पढ़ सकते हो। मैं तो बोलता हूँ PT 365 से ये चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कुछ अमेंडमेंट हुई है, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की जो कंपोजिशन वगैरह चेंज हुई है, ये आप पढ़ सकते हो। बाकी जो स्टैटिक रहने वाला वो तो स्टैटिक रहेगा ही। तो आपको ये स्टैटिक पोर्शन आपको पॉलिटी जो लक्ष्मीकांत की बुक है उसके एंड पे दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। तो वो वहाँ से आपको थॉरोली करना चाहिए, ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ें कवर हो जाएँ। सो होपफुली मैंने अच्छे से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं। और PT 365 पॉलिटी जो अभी तक आई है, उसको हमने अच्छे से, उसके सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिए हैं। इसमें जो एक्स्ट्रा जो बच गया वो ये है कि कुछ स्कीम्स हैं, कुछ गवर्नेंस के पार्ट हैं, RTI वगैरह है, तो वो आप खुद से पढ़ सकते हो। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उसके लिए भी अलग से वीडियो बनानी पड़े, मुझे लगता नहीं है वो ज़रूरत होगी, क्योंकि आपको एनी हो PT 365 खुद से पढ़ना ही है। और इसके अलावा एक्स्ट्रा भी आपको पढ़ना है जो आपके बुक्स में है। तो जब आपका स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा ना, तो उसके बाद ये वीडियोस भी साथ में कंप्लीट हो जाएगी ना, तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से बन जाएंगे। तो इस वीडियो में मैंने, इस पार्ट में मैंने पॉलिटी को कंप्लीट कर दिया है, लेकिन इसमें एक चीज़ रह गई है, वो ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किए। वो मैं सोच रहा हूँ अलग से एक वीडियो बनाऊँगा, जिसमें UPSC के इंपॉर्टेंट प्रीलिम क्वेश्चन जितने भी हैं वो मैं डिस्कस करूँगा, और उसमें देखेंगे हम कितने एलिमिनेट करके, कितनी टेक्निक के साथ उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि उसमें हमें एक आधी स्टेटमेंट आती है, तो हम
कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल भी नहीं हमें आते, फिर उसके बावजूद भी हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी टेक्निक्स वगैरह हम नेक्स्ट वीडियो जब मैं क्वेश्चन के थ्रू वो करवाऊंगा तो उसमें हम कवर करेंगे। तो PT 365 का जो पॉलिटी का लेक्चर है जो आपको मैंने 3 पार्ट्स में कंप्लीट कर दिया है, इसको 2-3 बार देखिए और आराम से इसको देखिए। जो चीज़ नहीं समझ आ रही है आप अपनी लक्ष्मीकांत बुक पे भी खोल सकते हो, और जो स्टैटिक पोर्शन आपका जो एज इट इज़ लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है वो आपको अच्छे तरीके से 10 बार 15 बार रिवाइज करना है, रट लेना है उसको। तो होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। सो थैंक यू वेरी मच।